था, उस चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका वेक्टर सम लेके आपने उसको फाइंड किया था। अब अगर हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट्स हों तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐसा है कि हम कूलम्स लॉ को डायरेक्टली एज इट इज चार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर आप उसको डायरेक्टली चार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं तो उसमें आप ये देखो कि कूलम जो है वो एक बहुत लार्जर यूनिट है। 1 कूलम मीन्स कि आपके पास 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सम अप होके 1 कूलम बनता है। सो इफ यू आर गिवन एन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट, उस पे आपसे कहा जाता है कि उस पे लेट्स सपोज 1 नैनो कूलम चार्ज है, तो 1 नैनो कूलम का भी मतलब है कि आपके पास उस चार्ज ऑब्जेक्ट में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब एक चार्ज में अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दैट मीन्स अगर आपने उसकी वजह से किसी टेस्ट चार्ज पे लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है, तो आप 1 बाय 1 हर चार्ज के लिए इक्वेशन लिखेंगे टेस्ट चार्ज के साथ, तो दैट मीन्स के आपको यू हैव टू राइट 10⁻9 इक्वेशंस, विच इज इम्पॉसिबल। यानी अगर आप डिस्क्रीट वे से चलो कि आप 1 बाय 1 हर चार्ज की दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन देखो एज वो स्टडी इन कूलम्स लॉ, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो हमें डिस्क्रीट की बजाय फिर कोई ऐसा कंटिन्यूअस मेथड देखना पड़ेगा कि जिसमें आप कोई या तो जिसे कहते हैं कुछ ऐसी उसमें सिमिलैरिटी हो कि अगर आप कोई कंटिन्यूटी हो कि अगर आप एक चार्ज के लिए लिखो तो उसको आप बाकी सारे चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए इंटीग्रेट कर सको। उसके लिए हम अभी देखेंगे कि हम ये सपोज करेंगे कि आपके पास चार्ज जो है वो कोई कंटिन्यूस क्वांटिटी की फॉर्म में है, या आप ये समझ लो कि कोई जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसमें हम उस चार्जेस की इंटरेक्शन को, उन चीजों को नहीं देखेंगे। हम ये सपोज करेंगे कि आपके पास चार्ज जो है, लेट्स सपोज एक थिन रॉड है, एक रॉड के ऊपर आपने सपोज किया कि कोई चार्ज है, तो आप ये सपोज करेंगे कि वो जो रॉड है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक चार्ज की लेयर है, एक कंटिन्यूस लेयर है। उस कंटिन्यूस लेयर को आप डिवाइड करेंगे इन वेरी स्मॉल पैचेस, बिल्कुल वैसे जैसे आप वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड में आपके पास एक कर्व पाथ होता है, उस कर्व पाथ को आप बहुत स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हो, और उन स्मॉल पैचेस में आप किसी एक पैच के लिए वर्क फाइंड करते हैं और उसको बाकी सारे पाथ के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें हम कोई सिमेट्री जो है वो लाजमी क्रिएट करेंगे, क्योंकि सिमेट्री के बगैर जाहिर है आप इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप उस चार्ज ऑब्जेक्ट को सपोज करेंगे कि आपके पास जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो आपके पास जो चार्ज है वो चार्ज ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, 1 डायमेंशन में भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशन में भी चार्ज ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 3 डायमेंशन में भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज एक बहुत थिन वायर है, इतनी थिन वायर है कि आप उसकी थिकनेस को कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी लेंथ को ले रहे हैं, तो वो आपके पास क्या होगी, एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। फिर अगर आपके पास कोई डिस्क है, डिस्क ऐसी जैसे ये कंप्यूटर डिस्क होती है और बहुत थिन डिस्क है, तो आप उसका सिर्फ सरफेस एरिया कंसीडर कर रहे हैं। कोई स्केयर प्लेट की फॉर्म में आपके पास चार्ज ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई स्फेरिकल फॉर्म में हो सकता है, कोई क्यूबिकल फॉर्म में चार्ज ऑब्जेक्ट हो सकता है। सो चार्जेस, जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं वो 1 डायमेंशन में भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशन में भी हो सकते हैं और 3 डायमेंशन में भी हो सकते हैं। और हम फॉर द कॉज ऑफ सिमेट्री, फॉर सिमेट्री हम सपोज करेंगे, या हम ऐसे चार्ज ऑब्जेक्ट्स के केस से स्टार्ट करेंगे कि जिनमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास एक डिस्क है, एक सरफेस है कोई भी, उस सरफेस पे ऐसा नहीं है कि हाफ सरफेस पे चार्ज बहुत डेंस है और हाफ सरफेस पे चार्ज जो है वो डेंस नहीं है। हम सपोज करेंगे कि आपके पास जो चार्ज पर यूनिट एरिया है, या चार्ज पर यूनिट लेंथ है, या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, कि आपके पास वो क्या है, सेम है। यानी अगर आपके पास एक क्लासरूम में अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
पर मीटर स्क्वायर निकालें तो आपके पास सेम है। यानी एक तो ये भी हो सकता है कि आपके पास लेमन से एग्जांपल है कि लेट्स सपोज एक क्लासरूम में हाफ साइड पे स्टूडेंट्स हैं और हाफ पे नहीं है, तो अगर आप हाफ साइड पे क्लासरूम में स्टूडेंट्स नंबर डेंसिटी फाइंड करेंगे तो वो नहीं आएगी, 0 आएगी। लेकिन हाफ साइड पे आपके पास स्टूडेंट्स की जो ऑक्यूपेशन है वो स्टूडेंट्स बहुत डेंस। सिमिलरली आप इसको चार्ज की फॉर्म में देखो कि आपके पास एक डिस्क है या स्फीयर है या लाइन है, उसमें चार्ज को आपने जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपने बिल्कुल ऐसे जैसे कि स्टूडेंट्स किसी एग्जाम हॉल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आपने उनको इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अगर आप लेट्स सपोज चार्ज पर मीटर स्क्वायर फाइंड करते हो, नंबर ऑफ चार्ज पर मीटर स्क्वायर, तो वो सेम आएगा। आप उस पूरी डिस्क के अंदर किसी भी जगह डेंसिटी फाइंड कर लो, वो डेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। आप रादर उस पूरी डिस्क के लिए डेंसिटी फाइंड करो, यानी आप चार्ज ओवर द डिस्क का एरिया फाइंड करो, या पर आप उसके दरमियान कोई एक स्मॉल पैच में फाइंड करो, आपके पास जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सेम होगी। हम ये इसलिए सपोज करते हैं कि जब आपने देखो इनिशियली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड की एक सिंगल चार्ज के लिए, दो चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए, फिर आप डायपोल पर आए, आपने दो चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की। अब आपने वहां से जंप किया चार्ज ऑब्जेक्ट्स की तरफ, उस चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ जंप करके आप एक बेसिक और सिंपल सिचुएशन से जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप ये सपोज करेंगे कि आपके पास चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में, आप डिस्क्रीट फॉर्म में एक एक चार्ज के लिए फाइंड नहीं कर रहे। कूलम्स लॉ को अगर आप उस तरह अप्लाई करोगे तो आपके पास मिलियंस ऑफ इक्वेशंस होंगी जिनको सॉल्व करना या लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सो हम डिस्क्रीट फॉर्म में इनको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। सो हम कोई कंटिन्यूस मेथड लेना चाहते हैं, कोई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं। उस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये सपोज करते हैं कि जो चार्ज है, आप समझ लो कि जैसे आपके पास एक शीट की फॉर्म में है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज आप सपोज कर लो कि एक प्लास्टिक की रॉड है और उसके ऊपर आपने एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसकी सरफेस पे। अब उस जो चार्ज को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैचेस में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स को आप जैसे हम इंटीग्रेशन में हम देखते हैं कि आपके पास जितना ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतनी ज्यादा आपके पास इंटीग्रेशन का जो इंटरवल है वो जो ये डी क्यू हो सकता है, डी जी, वो स्मॉल होता जाएगा। सो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट में, एक आपके पास एक रॉड है, एक थिन वायर है, उसको आप 1000 ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और किसी एक एलिमेंट के लिए आप कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। और क्योंकि आप ये सपोज कर रहे हैं कि चार्ज आपके पास कंटिन्यूस फॉर्म में उस सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और आप ये सपोज कर रहे हैं कि चार्ज की डेंसिटी हर जगह सेम है। अभी मैंने उस चार्ज रॉड की ओरिएंटेशन, उसकी पोजीशन के बारे में कोई बात नहीं की, जिस हम उसको सपोज में ये कर रहे हैं कि अभी आपको ये सपोज करो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर जगह सेम है। सो अगर आप किसी एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करोगे या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो बाकी सब के लिए आप उस पूरी लेंथ के लिए उसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे और आपके पास क्या आएगी, टोटल फोर्स आएगी। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर है जो हमने आज डिस्कस करनी है, जो हमने सॉल्व करनी है। अब उसके सोल्यूशन से पहले क्योंकि मैंने ये बात की कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं दे कैन बी इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और डायमेंशन, और चार्ज उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। सो अगर 1 डायमेंशन में है तो चार्ज उसकी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है या उसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इफ इन द 2 डायमेंशन, और अगर 3 डायमेंशन है तो चार्ज आप देखेंगे कि उसके वॉल्यूम्स पे किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसके लिहाज से आप ये कह रहे हैं कि आपके पास चार्ज डेंसिटी अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी डेंसिटी क्या आ रही है, यूनिफॉर्म आ रही है। सो इस सारे बैकग्राउंड को जहन में रखते हुए कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपको इधर बता रही हूँ, और इन डेफिनेशंस के साथ साथ कुछ इक्वेशंस हैं जो मैं इधर लिखी हुई हैं, इनके नंबर जो मैंने लिखे हुए हैं ये मैं आपसे ये जो डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया हुआ है आपसे, ये मैं आपको ईमेल में भी भेज दूंगी। ये जो हैंडआउट्स है, ये नोट्स जो मैं आपको भेज दूंगी, इनकी आप मैथमेटिक्स यहाँ से भी देख सकते हैं, बुक में भी लिखी हुई है ये जो डेरिवेशन है। सो स्टार्टिंग मैम फ्रॉम द वन, एड्रॉप वाले बच्चों को भी भेज दें। ठीक है, मैंने एड ड्रॉप वाले बच्चों को आज इनविटेशन भेजा है, दैट मींस वो मिल गए आपको, मैंने ऐड तो किए हैं बच्चे सुबह अपने लेक्चर में।
आप ऐसा करें सीआर से कह के ना, तो आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें जो मैंने अप्लाइड फिजिक्स के लिए बनाया हुआ, तो मैं उसमें शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को भी मिल जाया करे। ओके मैम। सीआर कौन है? अब्दुल वहाब है आपकी क्लास का? सीआर कौन है? जी कौन है सीआर? अब्दुल कौन वहाब है? अब्दुल वहाब ही है। रोल नंबर क्या है इसका? 1। ठीक है, तो आप इनको भी ऐड कर देना ग्रुप में, तो मैं इनको भी ताकि। कर दिया हुआ इनको ऐड। ठीक है, अच्छा। तो अब मैं ये डेफिनेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। एक सीआर है एससी मॉर्निंग का, ठीक है। अच्छा जी, तो फॉर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हम देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब आप सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो उसकी चार्ज डेंसिटी को वी नेम इट एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन डायमेंशन सच एज अ थिन रॉड ऑफ चार्ज, ये मैं जो डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ मैं वहां से आपको बता रही हूँ। सो लेट्स सपोज आपके पास एक थिन लाइन ऑफ चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस चार्ज की मैग्नीट्यूड क्यू है और उस लाइन की लेंथ एल है। तो आपके पास जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो क्यू ओवर एल आएगी। लैम्डा को से हम शो करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम शो करते हैं लैम्डा से। सो अगर आपके पास जो थिन लाइन है ऑफ चार्ज है, उसकी एग्जांपल भी नीचे मैं आपको ये देती हूँ डायग्राम से। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक थिन रॉड है, इतनी थिन है कि हम उसकी थिकनेस को कंसीडर नहीं कर सकते। ये तो मैंने डायग्राम के पर्पज से आपको क्लैरिफिकेशन के लिए इसकी थिकनेस कुछ शो की है, लेकिन इन एक्चुअल आपके पास एक बहुत थिन रॉड है, एक थिन लाइन ऑफ चार्ज है। ये एक थिन लाइन ऑफ चार्ज है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी लेंथ एल है, ये टोटल लेंथ इसकी कितनी है? एल है। और टोटल चार्ज इस पूरी लाइन पे कितना है? क्यू है। सो अगर आपके पास टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ आप देखो तो वो लैम्डा किसके इक्वल आएगा? लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इक्वल आएगा क्यू ओवर एल के। ठीक, फिर ये भी बात हो रही थी कि हम इन चार्ज ऑब्जेक्ट्स को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो अगर इन स्मॉल एलिमेंट्स को इस ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं और इक्वल एलिमेंट्स में, ठीक है, सिमेट्री के लिए, तो अगर एक स्मॉल एलिमेंट की इसकी ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज डी जेड। अगर आपके पास इस थिन लाइन को आपने नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, इनफाइनाइट नंबर या लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, ईच एलिमेंट हैविंग द चार्ज डी क्यू एंड लेंथ डी जेड। देखिए, ईच एलिमेंट इज हैविंग द चार्ज डी क्यू एंड लेंथ डी जेड। इस केस की बात कर रहे हैं, नोटेशन कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में आपके पास जो हर एलिमेंट है उसके ऊपर चार्ज डी क्यू है और लेंथ कितनी है उसकी? डी जेड है। तो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो वेदर आप चार्ज डेंसिटी पूरे ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड करें या फिर एक स्मॉल एलिमेंट के लिए फाइंड करें, चार्ज डेंसिटी क्या आएगी? सेम आएगी। तो आपके पास जो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए चार्ज डेंसिटी आएगी उसको भी हम लैम्डा कहेंगे। सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। लैम्डा विल बी इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी जेड। सो मैं अब इस टेक्स्ट की तरफ वापस आती हूँ। ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए शो की थी, आप इसको दोबारा से देख लें कि ये आपके पास इस रॉड की लेंथ क्यू है और लेंथ एल है और चार्ज क्यू है। सो लैम्डा कितना है? क्यू ओवर एल। तो अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए करेंगे तो लैम्डा आपके पास क्या होगा? डी क्यू ओवर डी जेड। तो अब मैं इसको मैथमेटिकली आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। सो फॉर द टोटल फॉर द कंप्लीट रॉड आपके पास लैम्डा किसके इक्वल आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल। ये इक्वेशन नंबर्स और इन इक्वेशंस को हम फर्दर यूज भी करेंगे आगे। And if the charge is distributed uniformly, then charge density will be same for the small element. So small element के लिए charge density क्या आएगी?
lambda will be equals to dq over dz. तो अगर आप इसको रीअरेंज करें तो dq को आप लिख सकते हैं lambda dz। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको आगे हम जो आज मैं टॉपिक में डेरिवेशन कराऊंगी उधर हम यूज करेंगे। सो आप इस इक्वेशन नंबर 2 को अपने पास नोट्स में नोट कर लें, बल्कि इस पूरी जो डेफिनेशन है इसको नोट कर लें। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपके पास? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन डायमेंशन डिवाइडेड बाय द लेंथ, और इफ वी डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरी स्मॉल एलिमेंट्स इन द लार्ज नंबर ऑफ, यानी उन एलिमेंट्स का नंबर बहुत लार्ज है लेकिन साइज बहुत स्मॉल है, एंड इफ वी डिवाइड द होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू very large number of small elements, then lambda will be equals to length of charge on each small element and length of this. So lambda will be equals to dq over dz. तो यहाँ से आपके पास dq को, या आप कह सकते हैं कि जो स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज है, उस स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज है उसको आप अगर लैम्डा की फॉर्म में डिस्क्राइब करें तो आप कैसे करेंगे कि dq is equals to lambda into dz. So this equation number 2 will be used in the topic in the derivation. इसको आप नोट कर लें, मार्क कर लें अपने पास। अच्छा मैम जी जी, एक दफा डेफिनेशन रिपीट कर दें। देखो अगर आपके पास जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने भी सिंगल डायमेंशन ली है, तो आपके पास एक थिन वायर है या थिन रॉड आप कह सकते हैं कि जिसकी आप लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, उसके ऊपर टोटल चार्ज, इधर मैंने स्मॉल क्यों लिया है, चार्ज कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपके पास लेट्स सपोज एक थिन वायर है, उसकी 10 सेंटीमीटर लेट्स सपोज आप कह लें उसकी लेंथ है, और उस पे 10 कूलम भी चार्ज है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास ये जो लैम्डा आएगा वो क्या आएगा, 10/10 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपके पास एक वायर है जिसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है और उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सो लैम्डा कितना आ जाएगा, 10/10 1 क्यूब पर सेंटीमीटर। इसके यूनिट्स क्या होंगे, 1 कूलम पर सेंटीमीटर हो जाएंगे अगर आप लेंथ सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं तो आपके पास ये जो लैम्डा आएगा वो आ जाएगा 1 कूलम पर सेंटीमीटर। लेट्स सपोज कि मैं इस वायर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, और हर इक्वल जो एलिमेंट है उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर चार्ज कितना है, 1 कूलम है। सो अगर मैं अब एक एलिमेंट के लिए, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए चार्ज डेंसिटी लिखूंगी तो वो क्या आएगी, मैंने कहा है कि हमने उसको 10 इक्वल एलिमेंट्स में डिवाइड किया है जिसमें हर एलिमेंट की लेंथ कितनी है, 1 है, और हर एक के ऊपर चार्ज कितना है, 1। टोटल 10 था ना, तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/1। आपके पास लैम्डा भी कितना आएगा फिर, 1 कूलम ओवर 1 कूलम पर सेंटीमीटर आएगा। So the charge density is basically charge per unit length if we are taking a one-dimensional object, and charge density is charge per unit area if we are taking a two-dimensional object, and charge density will be charge per unit volume if we are taking a three-dimensional object. अब two-dimensional object में क्या होगा, अगर आपके पास चार्ज ऑब्जेक्ट में, जी जी, चार्ज डेंसिटी का यूनिट एक दफा रिपीट कर दें। चार्ज डेंसिटी का यूनिट डिपेंड करता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। अभी आपने जो लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी है उसमें चार्ज 1 डायमेंशन में आप चार्ज पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं। सो अगर आप एसआई यूनिट देखें तो चार्ज के यूनिट क्या होंगे, कूलम, और लेंथ के यूनिट क्या होंगे, मीटर्स। तो एसआई यूनिट्स में लैम्डा के यूनिट्स होंगे कूलम पर मीटर। सो एसआई यूनिट्स में इसके यूनिट्स होंगे कूलम पर मीटर। अच्छा, ये अगर मैं एक मिनट, मैं ये जो बोर्ड यूज कर रही हूँ आपको ये तो नहीं शो हो रहा अभी, क्या हो रहा है?
नहीं मैम नहीं हो रहा। मुझे वेट करें, मैं चेक करती हूँ। इसके लिए मुझे सेपरेट इनविटेशन भेजना पड़ेगा, ये इधर से हो जाएगा। मैं वेट करें। ये व्हाइट बोर्ड आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैंने शेयर तो किया है। मैम हो रहा है शो। मैंने 2 खोल लिए। कौन सा वाला शो हो रहा है? ये जो ब्लैंक है, ये जिस पे मैंने कुछ सर्कल टाइप बनाया है? मैम सर्कल वाला शो हो रहा है अभी तो। हो रहा है? मैं इस पे लिखती हूँ, ठीक है। मैंने कहा मैं साथ साथ इस पे भी थोड़ा आपको बता देती हूँ। देखो, लैम्डा की यूनिट्स आपके पास फिर क्या होंगी? कूलम पर मीटर। तो क्या चार्ज के यूनिट्स क्या है? कूलम में। और लेंथ किस में है? मीटर्स में है। तो आपके पास लैम्डा के यूनिट्स हो जाएंगे, कूलम पर मीटर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप देखो तो आपके पास अगर हम 2 डायमेंशन में लेंगे तो उसके यूनिट्स कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम 3 डायमेंशन में देखेंगे तो उसके यूनिट्स कूलम पर मीटर क्यूब आ जाएंगे। तो अगर आपके पास चार्ज जो है वो एक डिस्क की फॉर्म में है, या फिर देख लो ये रिंग में, लेट्स सपोज ये रिंग है। डिस्क में तो आपके पास ये सारा सरफेस आएगा। अगर आपके पास एक थिन रिंग है, चार्ज अगर आपके मैम हमें व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा है। व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया और उन्हें नजर आ रहा है। ब्लैंक शो हो रहा है। मैम ब्लैंक है व्हाइट बोर्ड। मैम उन्होंने पहले वाला लिंक जो आपने शेयर नहीं किया उससे मतलब ज्वाइन किया है। हम्म। हो गया शो मैम। हो गया शो? यस। ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला ने लिंक सेंड किया उसको ज्वाइन करो तो हो जाएगा शो आप सबको। मोहम्मद अब्दुल्ला ने कौन सा वाला लिंक भेजा है? ये यूनिट्स लिखे हैं तीनों, ये वाला शो हो रहा है? यस मैम मैम यही मुझे हो तो रहा है। हो रहे हैं। अच्छा जी। तो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्योंकि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो सिमिलरली अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए करोगे, जैसे जैसे हम डेरिवेशन करते जाएंगे 1 डायमेंशन के लिए, 2 डायमेंशन के लिए और 3 डायमेंशन के लिए, वहां पर भी आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी जब हम उसे सॉल्व करेंगे। तो 2 डायमेंशन के लिए अगर हम देखें तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। तो अगर आपके पास एक सरफेस के लिए लेट्स सपोज आपके पास कोई स्केयर सरफेस हो सकती है, ये जैसे एक डिस्क है, एक बहुत थिन डिस्क है, जिसकी आप थिकनेस नहीं ले रहे लेकिन आप उसकी 2 डायमेंशंस को कंसीडर कर रहे हैं, उसकी आप अगर लेंथ और विड्थ को ले रहे हैं, तो वहां पर आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो क्या आएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया आएगा, और उसके लिए फिर यूनिट क्या होंगे? कूलम पर मीटर स्क्वायर होंगे। और अगर आपके पास इस सरफेस को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें,
अब हम उसको किस तरह से डिवाइड करें कि आपके पास सिमेट्री है, ये हम जब पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के लिए डेरिवेशन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, हम करते जाएंगे साथ साथ। तो अगर आप उसमें उनको इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, तो आप एक एलिमेंट के लिए अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे तो वो क्या आएगी, सिग्मा विल बी इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी ए। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया था। अगर आप टोटल सरफेस के लिए लेंगे तो सिग्मा आपके पास आएगा क्यू ओवर ए, और अगर हम उसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा आपके पास आ जाएगा डी क्यू ओवर डी ए। सिमिलरली अगर आप इसको डी क्यू को सिग्मा की फॉर्म में डिफाइन करें तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4 in which we have dq is equals to sigma into dA। तो इस इक्वेशन को, ये जो जितनी भी इक्वेशंस को मैंने नंबर किया हुआ है 1 up to 4, इन सब इक्वेशंस को हम आगे फर्दर डेरिवेशंस में यूज भी करेंगे। In the same manner, if we go for the volume charge density, if let's suppose we have a spherical surface, आपके पास एक spherical surface है, जैसे प्लास्टिक की बॉल हो जो अंदर से हॉलो हो, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक स्फीयर है उसकी सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रो, एंड रो विल बी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसके यूनिट्स फिर क्या होंगे, कूलम ओवर मीटर क्यूब होंगे। और अगर इसी तरह से आप उस 3 डायमेंशनल सरफेस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करें सच दैट ईच एलिमेंट हैव चार्ज dq and volume dv, then dq can be represented as dq will be defined as rho into dv, equation number 6। so इन तीनों डेफिनेशंस के अगर हम देख लें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीनों डिस्क्राइब करती हैं कि आपके पास चार्ज जो है वो पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा और सिग्मा और रो, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट इज 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। सो इन 3 चीजों को हम देख लें। इसके बाद अगर हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन पे कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इस डॉक्यूमेंट में मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए लिखा है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी करते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करना है तो या तो आप ये सारा प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिपीट करें और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, या फिर दूसरा प्रोसेस ये है कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए ये सारा प्रोसीजर करें और एंड पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है F/Q0, वहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें। सो बुक में आपको इस तरह से भी मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्टली लिखा है, कुछ बुक्स में आपको इस तरह से मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फाइंड करके फिर E इज इक्वल टू F/Q0 से आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले तो सारा इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फाइंड करें और फिर E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F/Q0 का फार्मूला यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें। इस तरह से भी हम करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए सारी डेरिवेशन करेंगे, सारे स्टेप्स, और इसके बाद हम E इज इक्वल टू F/Q0 से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। ये मैंने इसका फार्मूला भी लिखा। सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे इस सारी डेरिवेशन के लिए। पहले मैं स्टेप्स को डिस्क्राइब कर लूँ, फिर हम उसकी कैलकुलेशन में देख भी लेते हैं। सबसे पहले वी विल सपोज कि आपके पास ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
we will suppose that this is divided into very large number of small charge elements. फिर हम उन सारे स्मॉल एलिमेंट्स में से कोई भी आर्बिट्ररी चार्ज एलिमेंट लेंगे. उस चार्ज एलिमेंट का जो चार्ज है, लेट्स सपोज dq है, उसे हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी. मैं लिखा मैंने क्वेश्चन 2, 4 और 6. दैट मीन्स के लैम्डा या सिग्मा या रो की फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे. dq कैन बी रिटन एज लैम्डा इनटू लेंथ या फिर लैम्डा इनटू सरफेस आर्डन. dq इज इक्वल्स टू सिग्मा dA या फिर dq इज इक्वल्स टू रो dV. इसकी फॉर्म में यानी हम क्वेश्चन नंबर 2, 4 या 6 को यूज करके हम dq को फाइंड करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे लैम्डा, सिग्मा या फिर रो की फॉर्म में. सबसे पहले हमने ये सपोज किया है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स. फिर आपने कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट को लिया और उसे डिफाइन कर दिया चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में. अगर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो लैम्डा की फॉर्म में डिफाइन करेंगे, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को सिग्मा की फॉर्म में और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में हम रो की फॉर्म में डिफाइन करेंगे. फिर क्योंकि ये जो एलिमेंट्स में आपने डिवाइड किए, इन एलिमेंट्स को आपने सपोज किया है कि बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स हैं. इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मीन्स आपके पास द नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स इज वेरी लार्ज. बहुत लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने डिवाइड किए हैं बट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. सो हम इस ये जो dq है, जो एक स्मॉल एलिमेंट है, इसे हम सपोज करते हैं कि ये आपके पास दिस कैन बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ point charges whose size is very small as compared to the distance between the objects, between the charges. So इस dq को जब हम एक point charge के तौर पर suppose करते हैं, so हम फिर अगर इस चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है, तो आप उस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या सपोज करेंगे? हम ये सपोज करेंगे कि उस चार्ज एलिमेंट पे लेट्स सपोज ये एक ये जो बोर्ड है इस पे मैं आपको दिखा रही हूँ. आपके पास ये एक थिन रिंग है और आपने इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है, और मैं ये सपोज करती हूँ कि आपके पास इससे इस डिस्टेंस के ऊपर ये एक स्मॉल चार्ज, ये बहुत ही बड़ा बन गया है. लेट्स सपोज ये एक रिंग ऑफ चार्ज है और उससे एक डिस्टेंस के ऊपर ये एक टेस्ट चार्ज है. आपने अगर इस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे ये फोर्स फाइंड करनी है, इस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स फाइंड करनी है, और आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जो रिंग ऑफ चार्ज है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और लेट्स सपोज कि ये कोई यहाँ पर ये जो चार्ज एलिमेंट है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ये dq है. अगर ये चार्ज एलिमेंट dq है और ये q नॉट है और आप सपोज करते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है और ये भी क्या है, टेस्ट चार्ज. अगर आपने इस पूरी रिंग की वजह से फोर्स फाइंड करनी है इस टेस्ट चार्ज पे, तो आपके पास क्या होगा, हम इस dq और इस q नॉट के दरमियान फोर्स फाइंड करेंगे यूजिंग द कूलम्स लॉ. सो आप इस तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम देखेंगे कि आपके पास ये जो dq और q नॉट है इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स हम फाइंड करेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ. So because we know कि dq is a very small charge element, so we take it as a point charge. फिर हम इस point charge और test charge के दरमियान क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करते हैं.
क्योंकि हम ये सपोज कर रहे हैं कि आपके पास ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इन दिस इक्वेशन नंबर 7 df इज द डिफरेंशियल फोर्स, क्योंकि अगर हमने पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लिया, हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, तो उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगी वो भी क्या होगी, टोटल फोर्स नहीं होगी, वो डीएफ होगी, वो स्मॉल फोर्स होगी, डिफरेंशियल फोर्स होगी। और दिस इज द टेस्ट चार्ज डी क्यू ओवर डिस्टेंस बिटवीन द टू, आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर हमने अभी तक सिर्फ क्या देखा, इसका मैग्नीट्यूड देखा, फिर हम अगर इन दोनों चार्जेस का साइंस देखें तो आप क्या करेंगे, उनकी फोर्सेस की डायरेक्शन ड्रा करेंगे। उन फोर्सेस की डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद आप टोटल फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। तो अगर हम इस फोर्स को इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल फोर्स आ जाएगी। दिस इज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द स्टेप्स which we are going to follow in finding out the total force. तो मैं आपको टोटल फोर्स फाइंड करके भी दिखाती हूँ। उसके लिए बुक में भी आपके पास गिवन है। आज हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक थिन रिंग ऑफ चार्ज है, लाइन ऑफ चार्ज पहले मैं करवाती थी, सिलेबस में इंक्लूडेड था, लेकिन अब इस दफा लाइन ऑफ चार्ज की बजाय डायरेक्टली रिंग ऑफ चार्ज पे आ रही है। ये हम बाद में किसी होमवर्क या असाइनमेंट में देख लेंगे। रिंग ऑफ चार्ज से मैं आपको करवाती हूँ। So figure shows a thin ring of charge of radius r. So now first go the figure, ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या डिस्क्रिप्शन देंगे। आपके पास ये एक थिन रिंग ऑफ चार्ज है। थिन रिंग ऑफ चार्ज को यू कैन सपोज इट कि आपके पास एक बहुत थिन वायर थी जिसकी सिर्फ लेंथ को आप कंसीडर कर रहे थे। अगर आप उस थिन वायर को, या लेट्स सपोज जैसे एक थ्रेड होता है, आपके पास एक बहुत थिन थ्रेड है, अगर हम उसको एक रिंग की शेप दे दें तो आपके पास एक ऐसी थिन रिंग बन गई है कि इसमें भी हम इसको वन डायमेंशनल ले रहे हैं कि आपके पास उस रिंग की हम जस्ट लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं, आपके पास उसकी थिकनेस या विड्थ कंसीडर नहीं हो रही। तो हमारे पास ये एक थिन रिंग है जिसका रेडियस कितना है, आर है। सो इस थिन रिंग जिसका रेडियस आर है, आपने इसकी वजह से क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है। ये जो स्मॉल ग्रे सा सर्कल है, ये आपके पास शो कर रहा है टेस्ट चार्ज को। इस रिंग से इतने डिस्टेंस के ऊपर ये टेस्ट चार्ज प्लेस किया है हमने अलोंग जेड एक्सिस। आपने एक रिंग लिया है, थिन रिंग लिया है। थिन रिंग इस तरह से लिया आपने कि उसका जो एक्सिस ऑफ द रिंग है वो जेड एक्सिस है। दैट मींस कि जो जेड एक्सिस है वो रिंग के सेंटर से पास कर रहा है। एक्सिस ऑफ सम ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो लाइन जो कि उसके सेंटर से पास करती है। यहाँ पर ये जो जेड एक्सिस है ये इस रिंग के सेंटर से पास कर रहा है। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो आपने इस अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, अलोंग जेड एक्सिस, यू हैव प्लेस द टेस्ट चार्ज। ये जो ग्रे में मैंने एक स्मॉल सा सर्कल शो किया है, दिस इज द टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज आपने इस रिंग के सेंटर से z डिस्टेंस के ऊपर रखा है। सो ये जो z डिस्टेंस ये कहाँ तक है, रिंग के सेंटर तक है। तो आपके पास एक थिन रिंग ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज q है, और उसका रेडियस कितना है, r है। आपने इस रिंग के सेंटर से z एक्सिस लिया पास करता हुआ। आप कह सकते हैं कि z एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग, और अलोंग दिस एक्सिस वी हैव प्लेस्ड द टेस्ट चार्ज q नॉट एट डिस्टेंस z फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो z है ये डिस्टेंस है ओरिजिन से, कह सकते हैं, या फिर सेंटर ऑफ द रिंग से। सो आपके पास फिर अगर हम चार्ज डेंसिटी देखें तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, आपके पास जो टोटल चार्ज अगर Q है तो रिंग की लेंथ कितनी आएगी। अगर आपके पास इस रिंग का रेडियस R है तो रिंग की लेंथ कितनी आएगी, रिंग की लेंथ आपके पास आएगी, अगर आपके पास इस रिंग का रेडियस R है तो इस रिंग की जो लेंथ है दैट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। सो दिस वुड बी 2 पाई r। तो अगर आपके पास एक रिंग में चार्ज कितना है, Q है, और उसकी जो लेंथ है वो क्या आएगी, उसका सर्कमफेरेंस आएगी। तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, इफ द रिंग हैज
radius r, so the circumference will be 2 pi r. तो आपके पास जो इसकी लैम्डा यानी कि चार्ज डेंसिटी आ जाएगी. So here the figure shows a thin ring of charge q and radius r. Charge is distributed uniformly so that linear charge density is constant everywhere. And we are suppose that thin ring whose length is taken into account, not the width. आपने एक thin wire को एक ring की form दी है. So आपके पास इस ring की length कितनी होगी फिर 2 pi r और lambda पे क्या आ जाएगा q over 2 pi r. So this is the linear charge density. So हम suppose करते हैं कि आपके पास ये जो ring है इसको हम infinite number of small elements में divide करते हैं. अब अगर हम इसको डिवाइड, अब देखो रिंग एक सर्कल की शेप में है, अगर हम इसको बहुत ज्यादा स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो जो हर स्मॉल एलिमेंट है दैट वुड एक्ट एज आर्क, एज एन आर्क ऑफ द सर्कल. आर्क के बारे में आपने मैथमेटिक्स में भी थ्योरम पढ़े हैं कि आपके पास एक सर्कल का जो एक पार्ट लेते हैं वो क्या होता है, उसकी आर्क होती है. इस आर्क की मैंने आपको ये भी एक डायग्राम में मैं फिर आती हूँ जंप करते हैं. आप सपोज करो आपने इस रिंग को बहुत लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड किया. ये एक क्या है, इसकी आर्क है, ये जिसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया. अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो दिस इज आर्क ऑफ द सर्कल. टोटल सर्कल है, रिंग जो है वो एक सर्कल है और उसका जो एक एलिमेंट है वो आप सपोज कर सकते हैं कि सर्कल की एक आर्क है. उस आर्क की लेंथ कितनी है ds है और वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है d5 और ये रेडियस कितना है r. मैथमेटिक्स में तो आपने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा था और जिन लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ा उन्होंने चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक में जहां पर हम सर्कुलर देखते हैं मोशन, वहां पर आपने सर्कुलर मोशन में ये पढ़ा था कि आपके पास ये जो रेडियन में एंगल होता है d5 विच इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क. इसका आपने पढ़ा था कि जो इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, ये d5 r और ds के दरमियान जो रिलेशन है ये आपने चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन फिजिक्स में पढ़ा था और उसके दरमियान जो रिलेशन है उसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये जो एंगल है दिस इज d5 इज इक्वल्स टू ds ओवर dr. यानी जो एंगल इन रेडियन होता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस विल बी इक्वल्स टू, वहां पर आप पढ़ते थे मेरा ख्याल है थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर की फॉर्म में, शायद वहां पर आपने एल ओवर आर या एस ओवर आर की फॉर्म में लिया था कि अगर आर जो है वो रेडियस है, एल जो है वो आर की लेंथ है तो थीटा किसकी इक्वल आएगा एल ओवर आर के. यहाँ पर थीटा कितना है d5 है और आर की लेंथ कितनी है ds है तो आपके पास d5 विल बी इक्वल्स टू ds ओवर dr. इस सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, हम इस जो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए कर रहे हैं. टोटल जो सर्कल है ये टोटल रिंग की लेंथ तो आपने बता दिया है कि वो उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल है, वो किसके इक्वल है 2 पाई आर के. अब आपने बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया है तो हर एलिमेंट क्या है, सर्कल की एक आर्क है, एक एंगल बना रही है. जो मिनिमम एंगल सेंटर बन सकता है वो 0 डिग्री बन सकता है और जो मैक्सिमम एंगल बन सकता है वो 2i बन सकता है. रेडियंस में आप देखो तो जो पूरा सर्कल है, अगर आपके पास पूरा सर्कल है वो भी एक आर्क अगर आप लो तो वो आर्क जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बनेगी 2 पाई या 360 जिसे आप कहते हैं. सो ये जो रेडियंस में आप d5 को अगर लो, d5 है एक स्मॉल एलिमेंट का एंगल है एट द सेंटर. अगर हम इस d5 की वैल्यूज देखें तो दिस d5 कैन बी 0, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है 2 पाई. अगर आपके पास आर्क जो है वो हाफ सर्कल के इक्वल है तो वो कितना एंगल बनाएगा 2 पाई बनाएगा और अगर वो कंप्लीट सर्कल के इक्वल है तो कितना होगा 2 पाई एंगल होगा. सो हम ये जो आर की लेंथ है, ये जो स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है उसे क्या कहते हैं, वो ds है. सो उसको हम किसकी फॉर्म में डिफाइन करते हैं r इंटू d5. सो फिर आप इस लैम्डा को, ये जो आपने टोटल रिंग के लिए लिया था, अगर आप उसे इस r के लिए या स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखें तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू dq. dq क्या स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज है और वो जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी लेंथ आपने कितनी डिफाइन की है r इंटू d5
सो यहाँ से आप डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा आर इंटू डी फाइव, वो जो इक्वेशन नंबर 2 था उसके साथ आप कंपेयर करें तो यहाँ पर आपने बिल्कुल उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 की तरह डी क्यू को डिफाइन किया, सिर्फ क्या किया आपने, ये क्या पुट कर दिया, आर इंटू डी फाइव क्या है, उस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ को पुट कर दिया, यहाँ पुट किया। सो अगर आप इस स्मॉल जो डी, फिर आपने क्या किया था, जो डिफरेंट स्टेप्स थे, सबसे पहले आपने सपोज किया कि चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइडेड है, फिर आपने किसी एक स्मॉल एलिमेंट के लिए लैम्डा को डिफाइन किया, वहां से आपने डी क्यू की वैल्यू फाइंड की, फिर अब आपने क्या करना है, उस स्मॉल एलिमेंट के लिए फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखना है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट जो टेस्ट चार्ज है इंटू डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो क्यू नॉट तो आपको पता है कि वही आ जाएगा, डी क्यू आपने लिख लिया, ये वाला डी क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू आर डी फाइव, ये पुट कर दिया। अब आर स्क्वायर क्या है ये देख लेते हैं, आर स्क्वायर कितना है, ये मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। देखो आपके पास डायग्राम से हम बाकी चीजें भी इधर डिस्कस एक दफा कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये आपने स्मॉल एलिमेंट लिया, ये वाला जिसको ये मैंने रेड लाइन से शो किया हुआ है कि ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, D5 एंगल बना रहा है, यहाँ पर स्पेस कम थी मैंने इसको इधर शो कर दी है। R क्या है, इस रिंग का रेडियस है, ये जो Z एक्सिस है ये इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये जो टेस्ट चार्ज है वो उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे था, Z डिस्टेंस पे था। और अब आपने ये जो एलिमेंट लिया है DQ, इसका और टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस कितना आएगा, ये देखो DQ और DR का, इनका ये R तो स्मॉल r है, ये क्या इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। अब ये जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस है स्मॉल r, हम इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ये ट्राइंगल बन सकती है, ये क्या है Z, ये क्या आएगा R और ये क्या आ जाएगा स्मॉल r। सो ये वाली ट्राइंगल जो मैंने साइड पे शो किया है ये शो कर रहा है स्मॉल r, कैपिटल R और Z के दरमियान रिलेशन। अगर हम इसको देखें तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, यहाँ पर अगर आप इसको इसके सेंटर के साथ लो यहाँ पर ये, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा कैपिटल R इंटू स्मॉल r, और अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से लिखें तो ये जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अब इसको एक बार डायग्राम को कंप्लीटली रिलैक्स होकर फिर भी सॉल्व करना तो आपको इसकी समझ लग जाएगी, अभी भी डायग्राम से आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये देखो ये हमने क्या लिखा है, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए फोर्स लिखी है। अगर हमने इस स्मॉल एलिमेंट के लिए जो फोर्स है इसको टोटल रिंग के लिए देखना हो तो हम अभी वर्बली में आपको कुछ चीजें फिर बता देती हूँ। देखो ये आपके पास ये जो Z एक्सिस है ये इसके सेंटर से पास कर रहा है, तो Z एक्सिस के ऑन द लेफ्ट अगर कोई चार्ज एलिमेंट है जिसके साथ आपने Q नॉट के लिए एक फोर्स लिखी है, सिमिलरली इस DQ के ऑपोजिट इसी प्लेस पे एक और ये जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया यहाँ पर एक और चार्ज एलिमेंट DQ भी हो सकता है, हर चार्ज एलिमेंट की लेंथ सेम है, चार्ज सेम है। सो जैसे यहाँ पर चार्ज एलिमेंट है यहाँ पर एक और चार्ज एलिमेंट होगा, इस चार्ज की वजह से ये जो फोर्स है वो DF आ रही है, और ये जो डॉटेड लाइन में अगर हम राइट साइड पे कोई चार्ज एलिमेंट ले बिल्कुल इसके ही प्लेस पे, जैसे आपके पास लेफ्ट पे है ऐसे ही सिमिलर राइट साइड पे अगर आप चार्ज एलिमेंट लें, इसकी वजह से ये डॉटेड में मैंने शो किया ये भी क्या आएगी, फोर्स DF आएगी। अब अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो हम कैसे कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन में आप देखते हैं कि दो वेक्टर्स का सम के लिए हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आप ये दोनों जो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये दोनों एंगल भी थीटा होंगे। अब ये वाला जो DF है और ये वाला जो DF है, अगर आप इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, ये तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये ब्लू वाले आएंगे, वो क्या होंगे अलोंग Z एक्सिस होंगे, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपके पास ये रेड वाले आएंगे, रेड वेक्टर्स से मैंने शो किया। ये जो रेड वाले दोनों वेक्टर्स हैं ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब है इन दोनों एलिमेंट्स की, अगर हमने सिर्फ दो एलिमेंट्स की फोर्स लिए, पहले एक के लिए फिर दूसरे के लिए, और ये मैंने अभी मैथमेटिकली नहीं लिया, आपको सिर्फ वेक्टर्स से शो किया। अगर इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की फोर्स को ऐड किया जाए तो आपके पास Z एक्सिस के अलोंग जो इनके कंपोनेंट्स है वो ऐड हो रहे हैं, और ये जो दूसरे कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे लेट्स सपोज X या Y आप कुछ भी कह लें, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब है
कि आपके पास जो रिजल्टेंट में फोर्स आ रही है वो अलोंग जेड एक्सिस आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई और चार्ज एलिमेंट यहाँ पे ले लूँ, डी क्यू इधर ले लूँ, और इसके ही पर ऑपोजिट यहाँ पर भी एक डी क्यू ले लूँ, तो ये डी क्यू और इस डी क्यू की वजह से जो फोर्स आएगी उनको भी इसी तरह से मैं ऐड करूँ, अगेन आपके पास जो जेड कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगी और जो दूसरे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट along one side of the z axis there is a similar axis on other side of the z axis, और अगर हम इनकी वजह से फोर्सेस को ऐड करते जाएं तो we can see कि only z components are added, all other components are cancelled out। so इसका मतलब है कि हमें सिर्फ z component फाइंड करना है। हम इस डायग्राम को बना के ये शो कर सकते हैं कि आपके पास for every element on one side of the z-axis there is a similar element on other side of the z-axis, और अगर आप इन दोनों की वजह से फोर्सेस के कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो we see कि सिर्फ z कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, जो बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल। दैट मींस हमने सिर्फ z कंपोनेंट को फाइंड करना है। बाकी कैंसिल कैसे होते हैं? ये देखिए रेड वेक्टर्स से, ये आपके पास एक कंपोनेंट बनेगा, ये जो ब्लू में है ये उसका z कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट कहां पर आएगा, इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, ठीक है। सो अगर आपके पास ये जो df है राइट साइड पे, इसकी वजह से ये दो कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला और ये वाला, और आपके पास जो दूसरा डॉटेड वाला df है इसकी वजह से भी सिमिलरली दो कंपोनेंट्स बनेंगे। अब ये जो z एक्सिस वाले हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों ऐड हो रहे हैं, और ये जो रेड वेक्टर्स हैं ये आपके पास इस df को और इस df के कंपोनेंट्स को शो करें। ये रेड वेक्टर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक टुवर्ड्स राइट पॉइंट कर रहे हैं और एक टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ये ब्लू के अक्रॉस ये जो रेड वेक्टर्स हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इसी तरह से आप जितने भी वेक्टर्स को इस राइट साइड वाले एलिमेंट लेके और एक लेफ्ट साइड पे एलिमेंट लेके ऐड करते जाएं, आपके पास ये जो ब्लू वाले वेक्टर्स हैं z एक्सिस पे ये ऐड होते जाएंगे अपवर्ड, और जो रेड में आपको मैंने शो किए हुए परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वो क्या होते जाएंगे, कैंसिल। तो इसको मैंने यहाँ पर डिफाइन भी किया होगा। यहाँ पर आप इधर तक आए थे कि आपने सिंपली क्या किया था, df लिखा था, उसमें q नॉट की वैल्यू लिखी थी, dq की वैल्यू लिखी थी, और r की जगह क्या आएगा, z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। We can use the symmetry argument to establish that जी इस z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के ऊपर आप स्क्वायर क्यों लगाया, होल स्क्वायर? r स्क्वायर है ना, सॉरी एक मिनट, हाँ ये स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी इसको रिमूव कर दो, एक मिनट, ये r स्क्वायर सिर्फ r स्क्वायर है, इसको मैं इधर से कैसे करूँ, एक मिनट, ये मेरे पास पीडीएफ फाइल में, मैं इसको फिर यहाँ से रेज करती हूँ। मैं आपको जब डॉक्यूमेंट ईमेल में सेंड करूंगी तो मैं इसको एडिट करके भेजूंगी, ये बाय मिस्टेक लगा हुआ है टू आर स्क्वायर, ये सिर्फ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ही है, ठीक है। So for every element dq of the ring, there will be another element of the ring at the opposite ends. So दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। So हमें सिर्फ क्या मिलेगा, fg कंपोनेंट मिलेगा। ये आप इसको नोट करते हुए आप इसकी करेक्शन कर ले, मैं आपको ईमेल पे जब भेजूंगी तो मैं आपको इसकी करेक्शन करके भेजूंगी। So अब इधर से आगे देखो कि ये जो z कंपोनेंट है ये cos थीटा के साथ कैसे आ रहा है, ये देख लो। ये एंगल क्या है आपके पास, थीटा है ना, तो जो थीटा के साथ बेस में होगा ये df वेक्टर है, ये वाला, दिस इज हाइपोटेनियस, ये आपके पास बेस में है, जो ब्लू है अलोंग z एक्सिस क्या है आपके पास, बेस है। सो जो df z है उसको अगर आपने फाइंड करना है तो वो कैसे आएगा, df इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है, थीटा, तो इसके साथ जो बेस में वो एंगल किसके साथ आएगा, कॉस थीटा के साथ। और कॉस थीटा की वैल्यू आप इस ट्राइंगल से लिख सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, सो अगर ये एंगल थीटा है सो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू z ओवर r, स्मॉल z ओवर स्मॉल r। जो df fz क्या होगा, df cos थीटा, इस cos थीटा की वैल्यू आप लगाएंगे z ओवर r, ये जब आप ये z ओवर r यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अब ये जो स्मॉल r है
इसमें वैल्यू आएगी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट आएगी 1/2 इसकी पावर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे df इंटू कॉस थीटा में, यहाँ पे df में आपके पास बाकी सारी वैल्यूज तो वैसे ही आएंगी। हाँ अच्छा, मैंने थोड़ा सा ज्यादा डायरेक्ट कर दिया है इसकी कैलकुलेशन को, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जब आप यहाँ पर एफ जेड को डी एफ जेड इंटू डी एफ कॉस थीटा पुट करेंगे, डी एफ की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, ये इग्नोर दिस 2, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है पावर, और ये जो कॉस थीटा से आर की वैल्यू आएगी इसमें इसकी पावर क्या 1/2, तो ये दोनों पावर ऐड होके क्या आ जाएंगी 3/2 आ जाएगा जी। और ये नोमिनेटर में आपके पास क्या है क्यू नॉट लेमडा आर डी फाई इंटू क्या आ जाएगा ये जेड आ जाएगा। अब आपने टोटल में जब इसकी इंटीग्रेशन की है तो देखो वेरिएबल आपके पास एक ही है, वो क्या है डी फाई है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, लेमडा भी चार्ज डेंसिटी है कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, जेड स्केयर भी कांस्टेंट है, जेड स्केयर के टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस है सेंटर से वो भी कांस्टेंट है, आर स्केयर भी कांस्टेंट है। सिर्फ जो चीज वेरी कर सकती है वो डी फाई है, डी फाई वेरी कर सकता है कि डी फाई आपके पास आर्क की लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर हम स्मॉल आर्क लेते हैं तो आपके पास 0 भी एंगल आ सकता है, और अगर आप पूरा सर्कल लेते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ सकती है, इस इंटीग्रल की लिमिट क्या आएगी 0 से लेकर 2π। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर दिया, आप इसको सॉल्व कर लेना, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगी। जब आप इस डीएफ को ये जो डीएफ इक्वेशन में इस डीएफ को और इस cos थीटा को इस इक्वेशन में एफ जेड में पुट करेंगे, एफ जेड में पुट करके इंटीग्रेशन आप लगाएंगे फ्रॉम 0 to 2π, बाकी सारा कुछ आपके पास कांस्टेंट है, सिर्फ इस डी फाई का इंटीग्रल डी फाई जो है मैं इधर आपको बोर्ड पे लिख देती हूँ, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, वो आउट ऑफ द इंटीग्रल आ जाएगा। इंटीग्रेशन में जस्ट आपके पास आएगा इंटीग्रल डी फाई, और इसकी लिमिट क्या होगी 0 से लेकर 2π तक। सो इंटीग्रल डी फाई की लिमिट क्या होगी 0 से 2π। सो अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे इंटीग्रल डी एक्स किसके इक्वल आता है एक्स के, सो इंटीग्रल डी फाई किसके इक्वल आएगा फाई के। सो इस फाई में अगर आप लिमिट्स पुट करेंगे कहां से कहां तक 0 से लेकर 2π तक, सो 2π - 0, तो इसका आंसर, इस इंटीग्रल का आंसर कितना आ जाएगा 2π आ जाएगा। तो आपके पास बाकी सारे चीजें कांस्टेंट है, इस सब की जगह कितना आ जाएगा 2π आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो ऐसे कि आप यहां से df की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, एफ जी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एफ जेड में df की वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ आप इंटीग्रल डी फाई को सॉल्व करेंगे जो मैंने इधर आपको व्हाइट बोर्ड पर शो भी किया, उसका आंसर 2π आ जाएगा। उस 2π को पुट करेंगे 2π r इंटू लेमडा, वो जो 2π आएगा उसको आप 2π r इंटू लेमडा को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे देखें, लेमडा इज इक्वल टू क्यू ओवर 2π r, अगर आप यहाँ से देखें तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, लिख देती हूँ इनसाइड पे लिखती हूँ, Q will be equals to 2 pi r lambda। जब आप df z is equals to df cos थीटा में df की cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, ये इंटीग्रल डी फाई किसके इक्वल आएगा 2π के, एंड q को आप पुट कर देंगे 2π r लैम्डा को पुट कर देंगे q, तो आपके पास फाइनल ये इक्वेशन बन जाएगी, जो आप सॉल्व कर लेना हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आया तो मैं बता दूंगी। एफ जेड आपके पास आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल की पावर 3/2, बुक में भी हुआ हुआ है, लेकिन आपको अगर यहाँ पर इस एंड पे सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं बता दूंगी। इसका ये जो स्पेशल केस है वो ये कि अगर z ग्रेटर देन r हो, z ग्रेटर देन r का मीनिंग ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना z किस किस के दरम्यान डिस्टेंस है, इस q नॉट का
और इस रिंग के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है। अगर ये ग्रेटर देन आर हो, यानी आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड द रिंग is very much larger as compared to the size of the disk। R किसको डिफाइन करता है? रिंग के साइज को, राइट। अगर रेडियस स्मॉल होगा तो रिंग का साइज स्मॉल होगा, और अगर रेडियस लार्ज होगा तो रिंग का साइज लार्ज होगा। सो अगर आपके पास ये जो डिस्टेंस है z, ये बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ साइज ऑफ द रिंग, तो क्या होगा? आप यहाँ पे पुट करके देख लेना, आप बायनोमियल एक्सपेंशन से पुट करके देख लें, बेशक या डायरेक्टली भी अगर सपोज करें, अगर z जो है वो ग्रेटर देन r है, तो अब यहाँ पर r को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर z स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है, q क्या है? रिंग के ऊपर चार्ज है, और z स्क्वायर क्या है? हम दोनों के दरमियान चार्ज। ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन आ गई है जैसे आपके पास एक पॉइंट चार्ज के लिए होते हैं। सो अगर आपके पास z ग्रेटर देन r का मीनिंग है कि अगर आप रिंग से बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर चले जाते हैं तो रिंग विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। अगर आप रिंग से बहुत दूर डिस्टेंस पे आ गए हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि एक बहुत चार्ज ऑब्जेक्ट है, रिंग आपको दूर से एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। सो इसको बुक से एक दफा पढ़ भी लेना। अब ये आपने सब कुछ किसके लिए किया? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए किया। बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्टली हुआ हुआ है। आप शुरू से सारी डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर लें तो भी ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फाइंड करके अब F ओवर Q नॉट लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें तो भी आपके पास ठीक है। हमारे पास एंड रिजल्ट तो क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है। ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपने यहाँ तक करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, और अच्छा ये अगर Z0 होने का मतलब ये है कि इस टेस्ट चार्ज को उठा के आप रिंग के सेंटर पे ले आए। अगर आप टेस्ट चार्ज को उठा के रिंग के सेंटर पे ले आएंगे, z क्या है? 0। z कहां तक का डिस्टेंस है? टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस है रिंग के सेंटर से। अगर आप टेस्ट चार्ज को रिंग के सेंटर पे बिठा लेंगे, रख देंगे, इसका मतलब है कि z क्या हो गया? 0 हो गया। अब अगर एक रिंग है, उसके सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज है, तो वो जो टेस्ट चार्ज है, अगर तो पॉजिटिव चार्ज है रिंग पे तो वो टेस्ट चार्ज हर तरफ से इक्वली रिपेल हो रहा होगा। टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही है। अगर रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो जो टेस्ट चार्ज सेंटर पे है वो हर तरफ से इक्वली अट्रैक्ट हो रहा होगा, और उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी? 0 आएगी। तो यहाँ पर आप पुट भी करके देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी करके देख सकते हैं कि अगर z 0 हो जाएगा तो Fz भी क्या आ जाएगा? 0। The last line is for z is equals to 0, electric force will be 0. This is logical because at the center of the ring, the test charge Q naught will be pushed equally in all the directions by all the charge elements. अब ये आपको मैं डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगी इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में। बस मैं इसको वो जो करेक्शन आपने मुझे कराई थी, जिस भी बच्चे ने कराई थी उसका शुक्रिया। मेरे नोट्स में एक मिस्टेक थी, आपने ठीक करवा दी, मैं आपको भेज दूंगी। तो आज के दिन आपने ये 3 डेफिनेशंस कराई हैं। ये बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है कि हम चार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इनकी डेफिनेशंस हैं, इनकी इक्वेशंस हैं, और रिंग के लिए कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है। आपने इस डेरिवेशन को लिखना है, सॉल्व करना है, इधर से देख लें, बुक से देख लें, आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी। और इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी हैप्पी कि यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ताला खुल रही है, तो फिर हमारी फेस टू फेस क्लासेस में हम ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। और फिर मैं आप लोगों के लिए इंडिविजुअल भी इंशाल्लाह ताला ऑफिस आवर्स रखूंगी, और एक प्रॉब्लम क्लास भी हम 1-2 प्रॉब्लम क्लासेस भी रख लेंगे। जी बेटा। मैम आपने मेरी जो ईमेल है ना वो BSIT में शेयर कर ऐड कर लिया आई थिंक, ठीक है ना? आपने जो लिंक सेंड किया था ना वो एक मिनट मुझे ना मेरी हैंड भी उतरी हुई है, एक मिनट रुको। हाँ जी बेटा बताना, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। मैम जी सुबह आपने मुझे मेल सेंड की थी ना, वो आपने BSIT के सेंड की थी आई थिंक। मेरा आपने ना ऐड कर लिया, आई थिंक मेरी ईमेल जो है ना BSIT में ऐड कर ली हुई है। तो उसके साथ ले लिया करो क्लास, अगर ओवरलैप नहीं हो रही तो। नहीं मैं वो BSIT में नहीं, मेरी BSSC में है ना, तो आपने इन्हें IT में ऐड कर ली हुई है ईमेल मेरी, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप उसमें SSC में ऐड कर दें। अच्छा मुझे एक ईमेल कर दो फिर अभी ना, अभी ताज़ा तरीन लेटेस्ट ईमेल कर दो ताकि मैं उसको चेंज कर लूँ, मुझे फिर भूल जाएगा। ठीक है ठीक है। अब मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लूँ, फिर मैं आज का लेक्चर बस करती हूँ, ठीक है। तो अटेंडेंस में मैं देखती हूँ, नहीं सॉरी कुछ और खोल दिया। अभी CMS पे यहाँ पर हमारा ऑनलाइन पोर्टल होता था CMS,
इस दफा वो अभी तक नहीं, हमने शायद ऑनलाइन क्लासेस की वजह से शुरू नहीं हुआ, तो मैं आपके अपने पास एक्सेल शीट पे अटेंडेंस मेंटेन कर रही हूँ। मैं बोलती जाऊंगी अभी ना, ताकि मेरे पास अटेंडेंस का रिकॉर्ड आ जाए। मैंने तो असाइनमेंट के बाद जी बेटा, जो मैं असाइनमेंट सबमिट करवाई उसका क्या बना? वो मेरे पास सबमिट हो गई है, अभी मार्क कर दूंगी, भी तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों ने कर लिया है, मेरे पास आपका रिकॉर्ड आता जा रहा है ईमेल पे, मैं कर लूंगी इसको। मैम मेरा मैम वो इस क्या तरह असाइनमेंट रह जाएगा फिर। क्या रह जाएगी? असाइनमेंट वो बच्चे कह रहे हैं ना, हमने एक असाइनमेंट कर ली है, वो सबमिट करवा दी। जो लेट हुए एयर ड्रॉप के बच्चे कह रहे हैं, जी एयर ड्रॉप के बच्चे जो है उनको मैं वो भी असाइनमेंट जमा करा दें। अभी तो आपका सेमेस्टर का आगाज है, इनसे पूछ के आप भी जमा करा दें। अच्छा, मैं अटेंडेंस रोल नंबर्स कॉल करके लेने लगी हूँ। रोल नंबर 1, प्रेजेंट, 2, 3, आप लोग इस पे भेज, मैसेज पे भेज रहे हो? चलो मैं अटेंडेंस आपकी मार्क कर लेती हूँ, और आप लोग आज की प्रॉब्लम ये कर लेना, इसकी डेरिवेशन कर लेना कंप्लीट। इस वीक में हम 2-3 डेरिवेशंस कर लें, तो फिर हम साथ कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? अटेंडेंस में आपकी इस पे आप एसएमएस पे शेयर करते जाओ, इस पे मैसेजेस पे विंडो पे शेयर करते जाओ, मैं आप लोगों की कर लेती हूँ यहाँ से अटेंडेंस लगा लीजिए।